क्लास वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ लर्नर। हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स के बारे में और चल रहा है हमारा अल्फ़ा सीरीज़। और ये है फर्स्ट चैप्टर के बारे में हम लोग पूरा कंसेप्ट को डील कर चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर्स में। आप उसको जाकर इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अल्फ़ा सीरीज़ वाले में आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो 100 प्लस होने वाला है, ठीक है। और ये जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुके हुए क्वेश्चन है ना, वैसे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। और ये सारे क्वेश्चंस आपके कंसेप्ट पे बेस्ड है, जिस कंसेप्ट को मैंने ऑलरेडी डील कर चुका है, ठीक। तो इस क्वेश्चंस में इस लेक्चर में सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं जितने भी क्वेश्चंस कराने वाला हूँ वो सारे क्वेश्चंस का मैं ड्यूरिंग एडिटिंग यहाँ पे शो करा दूंगा, ठीक है। अभी मेरे हाथ में ये मोबाइल है और मोबाइल में सारे क्वेश्चंस का मैं फ़ोटोज़ ले चुका हूँ, ठीक। क्योंकि बुक्स ज़्यादा भारी होता है जिसको कैरी करना इजी नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर है, ठीक। तो मैं इस सारे क्वेश्चंस को डील कराऊंगा आपके जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि आपका हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो यहाँ पे शो होगा जब मैं एडिट करूँगा, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके एलसीएम से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वृत्ताकार पथ पर, एक वृत्ताकार पथ है, सर्कुलर पाथ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं यहाँ पे डाल दूंगा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। ये क्या बोल रहा है कि एक वृत्ताकार पथ है ना। और इस सर्कुलर पथ के बारे में हम लोग बात करेंगे। इस वृत्ताकार पथ पे क्या बोल रहा है कि 3 धावक है। धावक यानी कि ये आपका दे दिया एक सर्कुलर पाथ दे दिया। और इस पाथ पे आपको क्या बोल रहा है, 3 ठो धावक है। धावक जो रनर्स होते हैं, यानी कि वो जो कंपटीशन में भाग लेते हैं, कंपटीटर जिसको धावक बोलते हैं हम लोग, यानी कि ये रेस करेगा, जिसको रेसर भी बोल सकते हैं हम लोग, है ना, या रनर भी बोल सकते हैं। ये रनिंग करेगा किस पे, इस वृत्ताकार पथ पे, सर्कुलर पाथ पे। और इस वृत्ताकार पथ पे आपको बता क्या रहा है कि 3 धावक है, एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे का समय लगता है। बोल रहा है आपको कि 3 ठो धावक है, वो धावक सपोज कर लो ए है, बी है, सी है, ठीक है। ये तीनों धावक जब ये वृत्ताकार पथ पे दौड़ना स्टार्ट करता है तो ये बोल रहा है एक ही बिंदु से, मान लो इस बिंदु से दौड़ना स्टार्ट किया, एक्स पॉइंट से क्या किया, दौड़ना स्टार्ट किया। तो यहाँ से जब दौड़ना स्टार्ट कर रहा है तो ए को ये पूरा सर्कल कंप्लीट करने में, यानी कि एक पूरा साइकिल कंप्लीट करने में ए को जो टाइम लग रहा है वो है 3 आवर, 3 घंटे का टाइम लग रहा है। बी को जो टाइम लग रहा है वो 4 आवर का टाइम लग रहा है। और सी को जो टाइम लग रहा है वो 8 आवर का टाइम लग रहा है। और आपसे पूछ क्या रहा है कि तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा हुआ समय। प्रस्थान बिंदु मतलब ये वाला पॉइंट जहाँ से वो दौड़ना स्टार्ट किया था, उस पॉइंट पे अब ये तीनों कब मिलेगा। क्यों, क्योंकि जब स्टार्टिंग हुआ, यहाँ से रेस स्टार्टिंग हुआ, तो इस स्टार्टिंग में तीनों एक ही पॉइंट पे थे, ए बी सी तीनों एक ही पॉइंट पे थे। लेकिन ए जो है ये क्या है, ये तीन घंटे में एक डिस्टेंस एक बार सर्कुलर पाथ को मूव कर जा रहा है। बी 4 घंटे में करेगा, सी 8 घंटे में करेगा, यानी कि सबसे पहले ये करेगा, फिर ये कर रहा है, फिर ये कर रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि तीनों फिर से एक बिंदु पर किस समय पहुंचेगा, कितना घंटे के बाद तीनों फिर एक बिंदु पे मिलेंगे। तो इसके लिए सबसे सिंपल तरीका क्या है कि आप इन तीनों का एलसीएम निकाल दो। एलसीएम निकालोगे जब 3, 4 और 8 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, 3 2 से काटोगे 4 4, और ये फिर 2 से काटोगे 3 का 3, 4 का 4, फिर 2 1 2 और 4 का 2, फिर 2 से काटो, 3 का 3, 1 का 1 एंड 2 1 2, और फिर 3 से काटो, 1 1 1 आ गया। अब देखो इन सब का मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। यानी कि यहाँ देखो 4 और 8 का लसा एलसीएम क्या होगा, 8 होगा, और 8 3 का 24। 24 घंटे के बाद, यानी कि आफ्टर 24 आवर, 24 घंटे के बाद फिर से तीनों क्या करेंगे, एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए 6 घंटे, बी 8 घंटे, सी 16 घंटे, डी 24 घंटे। तो ये डी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फर्स्ट का आंसर आपका क्या हो गया, डी हो गया। चलो हम लोग चलते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन भी लॉसा से ही संबंधित है। इसमें बोल रहा है कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः, इसी सेम क्वेश्चन है। तो उसमें जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए और बी और सी 3 धावक फिर से मान लो, तो पहले को 1 घंटे लग रहा है, दूसरे को 3 घंटे लग रहा है, और तीसरे को 5 घंटे लग रहा है। और पूछा जा रहा है आपसे कि तीनों धावक फिर से
प्रस्थान बिंदु पर, यानी कि जहाँ से वो जिसके वहाँ से जो डिपार्चर हुआ था, यहाँ से जहाँ से वो दौड़ना स्टार्ट किया था, वहाँ पे फिर कितने घंटे के बाद मिलेंगे। तो उसके लिए क्या है, आप इन तीनों का क्या निकाल दो, एलसीएम निकाल दो। ये क्या निकाल दो हम लोग का एलसीएम। तो 1 और 3 का एलसीएम 3 और 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15। तो 15 घंटे बाद फिर से तीनों उसी प्रस्थान बिंदु पर जहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया था मिलेगा। तो इसके ऑप्शन है ए में, ऑप्शन ए में है 3 घंटे, बी में है 5 घंटे, सी में है 1 घंटे और डी में है 15 घंटे। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा 15 आवर। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन में भी वही बोल रहा है कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे का समय लग रहा है। अब इस वाले थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है, 2 घंटे, 4 घंटे और 6 घंटे का समय लग रहा है। तो उसको प्रस्थान बिंदु में मिलने में कितना घंटे के बाद वो फिर से प्रस्थान बिंदु पे स्टार्टिंग डिपार्चर पॉइंट पे मिलेगा, है ना। डिपार्चर पॉइंट पे वो फिर से कब मिलेगा हमको ये बताना है, प्रस्थान बिंदु पे। तो वही है, सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, प्रस्थान बिंदु पे मिलने के लिए हम लोग लसा निकाल देंगे। 2 4 का लसा 6, 2 और 4 का लसा 4 होगा और 4 और 6 का लसा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कि 12 घंटे के बाद, 12 आवर बाद वो क्या करेगा, फिर से वो प्रस्थान बिंदु पे मिलेगा। तो ऑप्शन ए में है 8 घंटे, बी में है 6 घंटे, सी में है 12 घंटे और डी में है 2 घंटे। थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखो मैं पढ़ता हूँ आगे की तरफ फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। ठीक, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन में एक नंबर दिया है 13,986 और इसको ये बताना है कि ये कौन से संख्याओं से विभाजित होगा, यानी किस संख्या से भाज्य है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग चेक करेंगे, क्यों, क्योंकि ये इसमें आपको दिखाना है लॉज ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कि 2 से कौन नंबर करता है, 3 से कौन नंबर करता है, आपको देख के नंबर को बताना रहता है, विदाउट बिना पेन और पेंसिल का यूज़ किए, बिना पेन पेपर का यूज़ किए आपको ये बताना रहता है कि वो नंबर के 2 से 4 से 6 से 3 से कौन से नंबर से कट रहा है। ठीक, तो वो लॉज ऑफ डिविजिबिलिटी बताना रहता है। तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। आपके ऑप्शन नंबर 1 में क्या है वो देख लो। ऑप्शन में है 6 घंटे, सॉरी 6 है, 4 है, 8 है और नन ऑफ दीज है ना, NOT, नन ऑफ दीज है, यानी कि ए है, बी है, सी है, डी है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 6 4 8, यानी कि आपको बताना है कि ये कौन से संख्या से भाज्य है। ठीक, तो इसमें आप चेक करो ये कौन से नंबर से कट रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या है, हम लोग चेक करेंगे 2 से चेक करो। अगर मैं 6 से चेक करने की बात करूँ तो 2 और 3 से दोनों से कटेगा, वही 6 से कटता है। 4 से चेक करने के लिए है कि उसका लास्ट 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। 8 से चेक करने के लिए उसका लास्ट 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए, 8 के टेबल में आना चाहिए, ऐसा कंडीशन है। 2 से क्या है, आप उसका यूनिट डिजिट देखो, इकाई अंक अगर 2 से कट रहा है, लाइक इकाई अंक अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, अगर इसमें से कोई है इकाई अंक पे तो वो 2 से डिविजिबल होगा। तो देखो इसमें 6 है, दैट मीन्स ये 2 से क्या है, कट रहा है। ठीक है, 3 से काटने के लिए कंडीशन क्या होता है, 3 से काटने के लिए आपको ये चेक करना पड़ता है डिजिट सम, डिजिट का सम देखेंगे कि वो 3 से कट रहा है कि नहीं। तो इसको ऐड करो, 1 और 3 को ऐड करेंगे 4 होगा, 4 और 9 को ऐड करेंगे 13 होगा, 13 और 8 को ऐड करेंगे 21 होगा और 21 और 6 को ऐड करेंगे 27, यानी कि इसका डिजिट सम जो है, इसका डिजिट सम कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। और ये 27 3 से डिवाइड होता है 9 टाइम में, मतलब ये 3 से भी कट रहा है। 4 से चेक करते हैं। 4 से चेक करने के लिए क्या है, इसको देखो 4 2 8 कट गया, लेकिन 4 1 4, ये 4 2 8 और 4 1 21 टाइम में कट रहा है, लेकिन 2 रिमाइंडर आ जाएगा, तो 4 से नहीं कटेगा। तो 4 तो इसका ऑप्शन में है ये नहीं है। 5 से चेक करने के लिए लास्ट वाला चेक करते हैं, 0 या 5 से कटने वाला होना चाहिए, यूनिट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, तो 5 से भी नहीं कट रहा है। 6 से कटेगा क्योंकि 2 और 3 से कट रहा है। 7 से चेक करने की बात ही नहीं है। 8 से चेक कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि 8 भी ऑप्शन में है। अब ये देखो, ये 8 1 जा 8, 8 1 जा, फिर ये रिमाइंडर 1 आ जाएगा। देखो इसको हम लोग काटेंगे 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 1 जा 8, 1 आया और ऊपर से 8 आया, 8 2 जा 16, इधर 2 आया, ऊपर से 6 आया, फिर 2 टाइम में कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 2 रिमाइंडर आ जाएगा, मतलब ये भी 8 से भी नहीं डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा फोर्थ का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन हो गया ए। ठीक है, उसके बाद है 5 नंबर क्वेश्चन कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो 16 20 24 प्रत्येक से भाज्य हो। देखो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। हाँ, 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नंबर दिया हुआ है 16 20 और 24,
और बोल रहा है कि एक ऐसी सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है। पूर्ण वर्ग संख्या यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है जो इन सभी से कट जाए, है ना, सभी से क्या हो, भाज्य हो। जैसे अगर मैं बात करूँ इसमें ऑप्शन की बात करूँ तो 240 है ऑप्शन में, 1600 है ऑप्शन में, और 2400 है ऑप्शन में, और 3600 है ऑप्शन में। अब देखो इन चारों ऑप्शन में ये ABCD है, तो आपको पूर्ण वर्ग नंबर निकालना है यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है। तो इसमें सबसे पहले देख लो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है, कौन है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये 240 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है। ये 1600, हाँ ये 40 का स्क्वायर है ना, एक ये है। 2400 किसी का स्क्वायर नहीं है तो ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 3600 किसका है, 60 का स्क्वायर है। 36 4 का स्क्वायर होता है ना, 16 4 का स्क्वायर होता है, 36 6 का स्क्वायर होता है 60, यानी कि इन दोनों में से कोई एक होगा। अब ये देखो कि सबसे पहले कि इन तीनों का एलसीएम निकालो, एलसीएम क्या आ रहा है। ठीक, जब हम लोग इसका एलसीएम निकालने चलेंगे किसका, 16 20 और 24 का, तो 2 से कटेगा 8 टाइम में, ये 10 टाइम में, ये 12 टाइम में। फिर 2 से काटेंगे तो ये 4 टाइम में, ये 5 टाइम में, ये 6 टाइम में। फिर 2 से काटेंगे ये 2 टाइम में, 5 ये 3 टाइम में। फिर 2 से ये 1 टाइम में, 5 टाइम में और 3 टाइम में। अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 5 जा 80 और 83 जा 24, यानी कि 240 तो इसके लौसा आ रहे हैं। ठीक, तो आप ऑप्शन नंबर ए को मार के चले जाते, लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताना है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताना है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना है जो इससे डिविजिबल है। अब देखो इससे इन दोनों में चेक करो, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों है नहीं, हाँ 2400 भी नहीं है। अब देखो इन दोनों को चेक करो, ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया। 1600 क्या इससे कट रहा है, 1600 में डिवाइड करके चेक करते हैं किससे, 240 में, तो ये इससे कट गया 0 से 0, और ये 2 से 12 टाइम में, ये 2 से 80, और ये भी नहीं कट रहा है, मतलब ये कम्प्लीटली नहीं कट रहा है, तो 1600 भी नहीं होगा। 3600 पे चेक करो, 3600 पे चेक करो, 3600 पे चेक करेंगे 240 का, ये 0 से 0 कट गया, ये 2 टाइम में 12 से ये 2 टाइम में काटेंगे तो 180 आएगा। ठीक है, और ये 12 से ये कितने टाइम में कट रहा है, 15 टाइम में कट रहा है, क्या कट रहा है, 15 टाइम में, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। 5 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। सबसे छोटी अगर पूर्ण वर्ग संख्या की बात करें जो 16 20 और 24 से डिविजिबल है, तो वो 240 नहीं होगा बल्कि 3600 होगा। आई बात समझ में। अब लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। दो संख्या दिया हुआ है ए और बी, इन दोनों संख्या का जो लघुत्तम है इनके महत्तम का 14 गुना है, यानी कि ये जो एलसीएम आया है इसके महत्तम का क्या है, 14 गुना है, एचसीएफ का 14 गुना है। अब देखो 14 गुना कौन है, ये, तो ये वाला बड़ा होगा, ये वाला छोटा होगा, तो इस 14 गुना को इसके बराबर करने के लिए हम लोग एचसीएफ में ही 14 से गुना कर दे। क्यों, क्योंकि एचसीएफ अगर मान लो 5 था, ठीक है, तो इसका 14 गुना कौन था, एलसीएम था। 14 गुना कौन था, एलसीएम था। लेकिन हम दोनों को इक्वेट करना चाहेंगे तो ये तो ऑलरेडी 14 गुना है, एलसीएम क्या है, 14 गुना ज़्यादा है, तो हम लोग इसमें 14 गुना कर दिए, तो ये एक इक्वेशन आ गया। ठीक, अब देखो उसके बाद क्या बोल रहा है कि इनके लौसा और मौसा का जोड़, यानी कि एलसीएम प्लस एचसीएफ, इन दोनों का जोड़ कितना आ रहा है, तो इन दोनों का जोड़ है 600। कितना है, 600 है। यदि एक संख्या 280 है, इसमें से पहली संख्या कितना दिया है, 280 दिया है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। पहली संख्या आपका 280 दिया है और दूसरी संख्या आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, किस में, क्वेश्चन नंबर 6 में। तो सबसे पहले पहली या दूसरी संख्या निकालने के लिए आपको इसमें एक रिलेशन है, उस रिलेशन क्या, वो रिलेशन क्या है कि एचसीएफ, दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ ए टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर, यानी कि पहली और दूसरी संख्या के गुना के गुणनफल के बराबर होता है उसका एलसीएम और इन दोनों का गुणनफल। तो यहाँ देखो आपको क्या चाहिए, आपको कौन सी संख्या चाहिए, दूसरी संख्या चाहिए। कौन सी संख्या चाहिए, दूसरी संख्या। तो उसके लिए आपको एचसीएफ और एलसीएम भी होना चाहिए, क्योंकि पहली संख्या तो यहाँ दे दिया है। तो सबसे पहले यहाँ से देख लो, यहाँ से क्या हम लोग एचसीएफ एलसीएम निकाल सकते हैं, एग्जैक्टली निकाल सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ एलसीएम बराबर कितना है, 14F, और ये 14F को इस एलसीएम की जगह पर रख सकते हैं, रख देंगे। ठीक है, 14HCF, और ये 14 और ये 1,
दोनों मिलके कितना हो जाएगा 15 HCF हो जाएगा और ये 600 है। तो HCF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 600/15 और इससे ये 40 टाइम में कटेगा, मतलब इसका HCF कितना हो गया, HCF हो गया इसका 14, क्या हो गया 40 हो गया। और LCM कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 40 की जगह यहाँ क्या रख देंगे, HCF की जगह पे 40 रख देंगे, तो 14 × 40 कितना हो जाएगा 14 दूना 14 चौका 56, 560 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 560। अब देखो 560 क्या आ गया इसका, 560 इसका क्या आ गया LCM आ गया, क्या आ गया इसका LCM। और यहाँ से निकाल लो B बराबर निकाल लो, HCF कितना है इसका 40 है, LCM कितना है इसका 560 है, और पहली संख्या कितना दिया है आपको 280। अब देखो इस जीरो से ये जीरो मटा, ये इससे ये कटेगा कितना 7 चौका 28 और इससे ये कटेगा 7 8 56 और 0, यानी कि B बराबर क्या हो जाएगा 80। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 80, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 6 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये बेसिकली आपको ये थोड़ा इक्वेशन दिया था सॉल्व करने के लिए और आपसे पूछा क्या था, आपसे दूसरी संख्या पूछा था। तो आपको ये रिलेशन ध्यान में रखना है कि HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होता है उसके किसके बराबर होता है, उन दोनों नंबर के पहली और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, एक बेसिक सा क्वेश्चन था और इसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन था। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, सॉरी 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि एक नंबर दिया हुआ है 6x पे पावर 4 एंड y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक है। इसका HCF बताना है, इन दोनों का HCF। तो HCF क्या होता है, HCF के लिए मैं आपको बताया था कि उभयनिष्ठ गुणन जो अभाज्य गुणनखंड, जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड के न्यूनतम घात का गुणनफल। तो सबसे पहले अगर मैं इसका प्रोडक्ट लिखना स्टार्ट करूँ तो ये क्या हो जाएगा 2 × 3 × x को हम लोग कितना टाइम लिखेंगे 4 टाइम, x को हम लोग कितना टाइम लिखेंगे 4 टाइम × y। और इसका जब मैं लिखना स्टार्ट करूँगा तो क्या होगा 2 × 2 × 3 × x × y होगा। ठीक, तो इसमें अगर हम लोग कॉमन की बात करें तो 2 यहाँ है 2 यहाँ है, 3 यहाँ है 3 यहाँ है। ठीक है, एक x है तो एक x है, एक y है तो एक y कॉमन है। तो कितना हो गया 2 × 3 × x × y, तो कितना हो जाएगा 6xy। ये इसका क्या आ जाएगा महत्तम समापवर्तक आ जाएगा, इसके LCM आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया है 6x²y, बी में 6x, सी में दिया है 6y, 7 में दिया है, सॉरी डी में दिया है 6xy। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई बात समझ में, ये इसका क्या है आपका HCF है, HCF है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक नंबर दिया है √10 × √15, √10 × √15 और इसका सिंपलेस्ट वैल्यू आपसे पूछ रहा है बराबर क्या होगा। देखो तो इसको सॉल्व करो, सॉल्व किस तरह से करेंगे, ऑप्शन में दिया है 5√6, ऑप्शन में दिया है 6√5 और एक दिया है √30 और एक दिया है √25। अब देखो यहाँ जब देखोगे तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग को चूज़ करना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 30 या √25। 25 का तो 5 आता है तो ये ऑप्शन में होगा नहीं क्योंकि इसका 5 आ नहीं रहा है। देखो इसके अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो ये 2 × 5 है, ठीक, और अंदर इसके बात करें तो 3 × 5 है। अब ये दोनों प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई में तो ये क्या हो जाएगा 2 × 5 × 3 × 5 हो जाएगा। अब ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 6 बाहर कितना आ जाएगा, 2 5 का पेयर बना तो एक 5 बाहर आ जाएगा और 2 × 6 3, ये 6 अंदर रह जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो रहा है 5 × √6 जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने का मान होगा। अब देखो आपसे क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला, 64 का वर्ग, 64 का स्क्वायर को हम लोग को भाग देना है 64 के क्यूब से। ठीक है, और इसका वैल्यू बताना है आपको क्या होगा। तो इसके ऑप्शन में देखो क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है 64 होगा, ऑप्शन में दिया है 2 होगा, ऑप्शन में दिया है 1/2 होगा, ऑप्शन में दिया है 60 का पावर 2/3 होगा। आई बात समझ में, इसको भाग देना है। तो इसमें देखो अगर मैं इसको सिंपली भी भाग देना स्टार्ट करूँ तो ऊपर 64 का स्क्वायर नीचे 64 का क्यूब होगा, क्यूब होगा तो ये 2 बार 64 से ये 2 बार कर जाएगा तो 1/64 इसका आंसर आएगा जो कि ऑप्शन में है नहीं, 1/64 ऑप्शन में है नहीं।
ऑप्शन में क्या है, सीधा 64 दिया है तो ये होगा नहीं, 2 दिया है ये होगा नहीं, 1/2 दिया है ये भी नहीं होगा। अब ये वाला ऑप्शन हो सकता है, ये वाला ऑप्शन हो सकता है। तो ये कैसे होगा, जब दो नंबर ऊपर भी नीचे भी बेस सेम होता है और पावर डिफरेंट होता है तो उस नंबर को हम लोग पावर में क्या होता है, डिवाइड लग जाता है, a का पावर 2/3 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे देखो 64 का स्क्वायर है, 64 का क्यूब है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 64 का पावर 2/3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसको मैं इरेज करता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, दो संख्या है a है और 18 है, दो नंबर से a और 18 का लौसत 36 है, यानी कि इन दोनों का एलसीएम कितना दिया है 36, एलसीएम कितना दिया है 36, और तथा एचसीएफ मौसा कितना दिया है, एचसीएफ दिया है आपका 2। तो बोल रहा है ए का वैल्यू क्या होगा, यानी कि दो नंबर्स का लौसा और मौसा दिया है, साथ में एक संख्या भी दिया हुआ है, पहली दूसरी दो संख्याओं में एक संख्या दिया है और दोनों का लौसा और मौसा दिया है। तो मैं आपको बताया था कि दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट कितना होगा, सपोज कर लो ये बी है तो प्रोडक्ट उसके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है सर, तो आपको हमको बी निकालना है, सॉरी हमको ए निकालना है और बी दिया है, एचसीएफ कितना है 2, एलसीएम 36 और एक नंबर कितना है 18। तो इसको सॉल्व करो, ये 2 टाइम में कटेगा और ए बराबर कितना हो जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 10 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये 10 क्वेश्चन थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है कि 5, 15 और 20, 5, 15 और 20 का लौसा और मौसा का अनुपात होगा, यानी इसका एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो बताना है। क्या बताना है, रेशियो बताना है, यानी कि अनुपात निकालना है। यानी कि लौसा मौसा निकाल के आप उसको क्या करो, डिवाइड करके बताओ कि इसका अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका लौसा निकालते हैं। ठीक है, तो लौसा निकालने के लिए क्या करेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से कटेगा ये 5 टाइम में, ये 15 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा ये 5, ये 15, ये 5 हो जाएगा, 3 से कटेगा ये 5 होगा, ये भी 5, ये भी 5, ये 5 1 टाइम में कट जाएगा। ठीक है, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक, हमको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो बताना है। अब इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं, 5 का प्रोडक्ट, सॉरी 5 का क्या हो जाएगा 5 गुने 1, 5 गुने 1, 15 का क्या हो जाएगा 3 गुने 5, 20 का क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 5, सब में कॉमन क्या है 5 है, सब में कॉमन लोवेस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, सॉरी एचसीएफ हमको निकालना है ना, तो सब में कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 है जो सब में है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा एचसीएफ। इसका रेशियो निकालिए, 60/5 करेंगे तो कितना होगा 12:1, यानी कि 12:1 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। और ये 2019 में पूछा गया सवाल है। आई बात समझ में कि 2-3 नंबर दिया था और इसके एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो निकालना था। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। 11 का क्या हो जाएगा आंसर, डी नंबर। अब हम लोग चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल होगा। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ लोवेस्ट, है ना, प्रोडक्ट ऑफ लोवेस्ट प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा भाज्य और अभाज्य संख्याओं का गुणनफल निकालना है आपको। तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या होता है, यानी कि प्राइम नंबर, प्राइम का मतलब क्या हो गया अभाज्य, और कंपोजिट का मतलब क्या हो गया भाज्य, कंपोजिट का मतलब क्या हो गया भाज्य संख्या। अब देखो, जब मैं आपको बताया था भाज्य और अभाज्य संख्या का, तो मैं बताया था ऐसा नंबर जिसके पास सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं, जिसमें उसका फैक्टर 2 फैक्टर में एक आता है, एक खुद रहता है। और भाज्य में बताया था उसका ऐसा नंबर जिसका 1 से ज़्यादा फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर होता है, 2 से ज़्यादा, एक और खुद के अलावा अन्य नंबर से भी करते हैं, यानी कि इसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है। इसी क्रम में मैं बताया था कि 1 जो है, एक को ना तो प्राइम नंबर माना जाता है ना तो कंपोजिट नंबर माना जाता है। 1 इज़ नाइदर कंसिडर एज ए प्राइम और कंपोजिट। ठीक है, ना तो प्राइम या कंपोजिट दोनों में से कोई उसको कंसीडर नहीं किया जाता। और उसका रीज़न क्या था, मैं उसके रीज़न को बताया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो उस चीज़ को फुलफिल नहीं कर पा रहा था। तो इसमें अगर मैं बोलूँ 2 से स्टार्ट हुआ था भाज्य संख्या, 2,
अभाज्य संख्या 2, 3, 5 ऐसे स्टार्ट हुआ था। अब इसमें बच क्या गया, 2 के बाद 3 और 4, भाज्य संख्या 4 से, 6 से, 4 के पास देखो 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, मोर देन 2 फैक्टर है कि नहीं। 6 को देखो 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, मोर देन 2 फैक्टर है कि नहीं। और 2 को देखो सिर्फ 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 को देखो 1 से कट रहा है और 3 से कट रहा है, 5 को देखो 1 से कट रहा है और 5 से कट रहा है। तो ये सब प्राइम नंबर हो गया और ये कंपोजिट नंबर हो गया। तो सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या की बात करें तो 4 और अभाज्य संख्या की बात करें तो 2। तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 8, यानी इसका गुणनफल कितना हो गया, प्रोडक्ट ऑफ लोवेस्ट प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, यानी कि इसका प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल, और इसका गुणनफल कितना हो गया 8 हो गया, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 के ऑप्शन नंबर सी में है। और ये क्वेश्चन भी आपके 2019 में पूछा, 2019 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या को आइडेंटिफाई करना है। एक 29 है, एक 25 है ऑप्शन में, और एक ऑप्शन में 16 है, एक 15 है। अब देखो मैं अभी जस्ट बताया हूँ कि अभाज्य संख्या, अभी मैं जस्ट बताया ना, अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर वैसी संख्या होगा जिसके पास सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, यानी कि एक खुद से कटेगा और एक से कटेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे देखें 5 सिर्फ 1 से कट रहा है और 5 से कट रहा है और किसी भी नंबर से नहीं कट रहा है। तो इसमें देखो अगर 29 है, पहला नंबर क्या है 29, ये देखो 1 से भी कट रहा है, ये 5 से भी कट रहा है, 25 से भी कट रहा है, ये 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, और भी बहुत सारे नंबर खुद से भी कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, 5 से कट रहा है ना, 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, और खुद क्या बोल रहा है, खुद 15 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है। ये 29 जो है जो सिर्फ 1 और खुद से कटेगा इट सेल्फ, दैट मीन्स ये क्या है आपका प्राइम नंबर है। तो 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। हम लोग बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक पूर्णांक संख्या m के लिए सम संख्या का रूप होगा। एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या मतलब इंटीजर्स नंबर, और वो क्या है m है। m के जगह पे कोई भी इंटीजर्स नंबर हो सकता है, 0 1 2 3 4 या -1 2 3 4 पूर्णांक संख्या हो सकता है। उसके लिए आपसे पूछ रहा है कि सम संख्या का रूप कैसा होता है। तो सम संख्या का रूप के लिए मैं क्या बताया था कि किसी भी पूर्णांक में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो सम संख्या यानी कि इवन नंबर का फॉर्म बन जाएगा, रूप बन जाएगा। और अगर 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ देते हो या 2 से मल्टीप्लाई करके 1 घटा देते हो तो वो ऑड नंबर का फॉर्म बन जाएगा, यानी कि विषम संख्या का फॉर्म बन जाएगा। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा 2m, जो कि सी में है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका, सी हो गया, है ना। उसके बाद अगर 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 15 नंबर क्वेश्चन में भी आपसे पूछा है कि अभाज्य संख्या कौन है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है 15, बी में 23, सी में 12 और डी में 75। तो इसमें अभाज्य संख्या को अगर देखा जाए तो 23 आएगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपका बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, 2, 10, 20 का लॉसा और मौसा का अनुपात बताना है। आपके पास 2 है, 10 है, 20 है, इसके एलसीएम और एचसीएफ का क्या बताना है, रेशियो बताना है। क्या बताना है, रेशियो, लॉसा और मौसा का। तो 2 और 10 का लॉसा 10 और 10 20 का लॉसा 10, तो लॉसा तो इसका 20 आ गया, ठीक है। और मौसा की अगर हम लोग बात करें तो ये सबसे छोटा संख्या 2, एक सबसे बड़ी संख्या लेना है जो दोनों को काट दे। 2 सिर्फ अगर देखो 10 को लेंगे तो 2 को नहीं काट पाएगा, तो 2 को भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 2 आ गया। और दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो 10 आएगा, 10:1 आएगा, 10/1 आएगा ना। तो 10/1 को हम लोग लिख सकते हैं 10:1। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10:1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 16 का भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है यदि 65 और 117 का मौसा, देखो क्वेश्चन नंबर 17 समझो। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, एक नंबर है 65 और एक है 117 यानी कि 117, और इसका मौसा दिया है। मौसा निकालने का क्या मतलब होता है, अब देखो मौसा का मतलब होता है कि उन दोनों नंबर में हम लोग देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को चूज करते हैं। किसको चूज करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को। अब अगर मैं बात करूं इन दोनों के मौसा का, इन दोनों का मौसा यानी कि जो HCF आया है ना, वो कितना है, वो है आपका 65m - 117। HCF कितना है, 65m - 117। तो आपसे पूछा है m का मान होगा, क्वेश्चन नंबर 17 में आपका m का मान पूछ रहा है। तो अगर इसके HCF की बात करें तो इसका पहले HCF निकाल लेते हैं और उस HCF को इसके बराबर कर देंगे। तो HCF क्या आएगा, ये देखो
इसका अगर फैक्टर करें तो 13 5 जा, और इसका फैक्टर करें तो क्या हो जाएगा 13 9 जा, है ना, 13 9 जा। अब देखो 13 9 जा, तो इसमें 13 कॉमन है, 13 क्या है, कॉमन है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 13। अब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 13। अब इस एचसीएफ के बराबर हम लोग कर देंगे किसको, 65m माइनस 117 को हम लोग किसके बराबर कर देंगे, इस 13 के बराबर कर देंगे, किसके बराबर कर देंगे 13 के। और अब इसको सॉल्व करो, 65m उधर गया था ये 13 प्लस 117, 65m इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, और m का वैल्यू निकालेंगे तो 130 डिवाइडेड बाई 65, और ये 2 टाइम में कट जाएगा, तो m का वैल्यू क्या कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, m का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है। इसका भी क्या है आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम लोग बात करें तो 18 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हम लोग 4 देखे थे और अभाज्य संख्या 2 देखे थे, तो इसका अगर मौसा निकालना चाहें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ जाएगा, इसका फैक्टर 2 × 2, इसका फैक्टर 2 × 1, तो हाईएस्ट फैक्टर क्या आ जाएगा आपका 2, एचसीएफ आ जाएगा 2, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 18 का भी आंसर हो गया बी। 19 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखें, 19 नंबर क्वेश्चन को अगर देखें तो बोल रहा है 96 यानी कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालेंगे, 2 से कटेगा 4 और ये 8 से कटेगा 16, फिर 2 से कटेगा 2 टाइम में, ये 4 टाइम में, फिर 2 से कटेगा 1 टाइम में, 2 टाइम में, फिर 2 से कटेगा 6 टाइम में, फिर 2 से कटेगा 3 टाइम में। तो ये आ गया इसका अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि 2 2 2 2 × 3, 2 पे पावर कितना है 5 है, गुने 3 हो गया आपका 96। ये आ गया आपका उसका अभाज्य गुणनखंड। तो ऑप्शन नंबर सी है, 19 का ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है, 6 8 12 का लौसा और मौसा का अनुपात बताना है। यानी कि 6 है 8 है और 12 है, 6 8 12 सॉरी 22, 6 8 22 के मौसा और लौसा का अनुपात बताना है। तो इसका मौसा और लौसा पहले निकालते हैं, है ना, मौसा और लौसा का अनुपात बताना है। तो अगर इसका एलसीएम निकालो पहले, 3 से, ये 4 से, ये 11 से, फिर 2 से काटेंगे तो 3 2 और ये 11, फिर 2 से काटेंगे तो 3 1 11 11 का ऐसे 11, ठीक है, फिर 3 से एक बार कट जाएगा और फिर 11 से एक बार में कट जाएगा, इन्हें 2 दूना 4 4 दूना 8 8 तिरका 24 और 24 गुने 11 24 गुने 11, इसका क्या आ गया एलसीएम आ गया। इसको ऐसे ही रहने दो, मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि काटना भी हम लोग को, लौसा और मौसा का अनुपात निकाल रहे हैं। और इसका एचसीएफ निकाल लो, इसका एचसीएफ कैसे होगा, 6 का फैक्टर करेंगे 2 गुने 3 और 8 का फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 8 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुने 2 आएगा, 22 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 2 गुने 11 आएगा, यानी कि सब में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 2 है। तो इसको ये आ गया आपका एचसीएफ एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालना है आपको, तो कितना हो जाएगा 24 गुने 11 बट्टे 2, ये इससे कितना टाइम में कटेगा 12, और 12 गुने 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 गुने 11 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 120 और 11 131, तो 131 रेशियो 1 आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी 132 हो जाएगा, 132 अनुपात 1, इसका आंसर हो जाएगा 20 का ए, 20 का आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो इस 100 क्वेश्चंस के 100 प्लस 100 प्लस क्वेश्चन देख रहे हैं जो अराउंड 150 यानी 150 भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में सिर्फ 20 क्वेश्चन दे रहा है, इस पूरे क्वेश्चंस को आप रिवाइज कीजिए, जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे शो करूँगा ये सारे आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे 21 से, जस्ट मैं रिकॉर्ड करूँगा लेकिन पार्ट छोटा छोटा पार्ट करके आपके पास मैं भेजूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं।